बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। जो लड़ाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लड़नी थी हुकूमत के साथ, या सियासी लड़ाई जो उनकी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ थी, वो लड़ाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आपस में लड़ना शुरू कर दी। और अब हर तरफ इसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है। खबर सबसे पहले ये आती है कि सुहेल आफरीदी के खिलाफ हो गए हैं उनकी पार्टी के अंदर MPs, और अब वो नाराज़ अरकान कोई इजलास बुलाने वाले हैं और सुहेल आफरीदी की हुकूमत को ख़तरा है। बाद में खबरें आती हैं कि शायद इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, गंडापुर कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो सुहेल आफरीदी की हुकूमत बताया गया कि ख़तरे में है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर अगर कोई यहाँ पे इस किस्म की हरकत करेगा तो वो अपनी सियासत को खुदा हाफिज़ कह देगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में लोग इमरान खान को जानते हैं। ये सारे लोग खंभों की तरह हैं जिन्हें इमरान खान ने टिकट दिया और ये इलेक्शन जीत कर आ गए। इन्होंने मेहनत की है, लेकिन इमरान खान के नाम पे इन्होंने वोट लिया है। इमरान खान ने हमेशा अंदर तो रहना नहीं है। अब ये जो लोग भी इमरान खान की मर्जी के खिलाफ जाएंगे, अब मुस्तकबिल में इनके लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक सिचुएशन बना दी गई है। तो इस वक्त चंद चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अपोजिशन की बहुत सख्त ज़रूरत है पाकिस्तानी कौम को, और पाकिस्तानी कौम देख रही है अपोजिशन की तरफ कि इन मामलात के ऊपर अपोजिशन आए और अपना रोल प्ले करे और आवाम को बचाए हुक्मरानों के हथकंडों से। मिसाल के तौर पे जो चीज़ें अहम हैं जिसमें इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए टोले से मुकाबला करना था, ये आपस में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, और वो भी इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं, इख्तियारात के लिए कर रहे हैं। नंबर एक, इमरान खान साहब की एक आंख ज़ाया हो गई, वो कैद तन्हाई में है। अब बजाय इसके कि ये निज़ाम से लड़ते, ये आपस में लड़ रहे हैं, और कैसे लड़ रहे हैं मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। नंबर दो, गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि यहाँ बाद में आते हैं, पहले आपको बताता हूँ ये लड़ कैसे रहे। सुहेल आफरीदी ने फिर इजलास बुलाया नाराज अराकीन का, और उसके अंदर यह दावा किया गया कि हम सबको बुला रहे हैं और कोई भी नाराज नहीं रहेगा और सब हमारे साथ खड़े होंगे। तो जब इनको बुलाया गया तो मुख्तलिफ खबरों के अंदर जो गिनती हुई अराकीन असम्बली की, ये 92 हैं टोटल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MPs। उनमें से 40 अरकान गैर हाजिर रहे। दावा यह किया गया था कि 27 नाराज अराकीन हैं, लेकिन अब यहां पे जो बात समझ आ रही है वो ये है कि 40 अरकान गैर हाजिर रहे, तो 27 के अलावा 13 मजीद ऐसे हैं जो सुहेल आफरीदी के लिए नहीं आए। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी पावर शो करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हमारे मुखालिफिन के मुंह पे थप्पड़ पड़ा है, क्योंकि सारे आ गए हैं, लोग इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन बाद में जब मीडिया ने गिना तो वो बंदे कम थे, 40 के करीब लोग कम थे, और कुछ अरकान ने इन्होंने दावा किया कि 72 आए हैं, लेकिन मीडिया कह रहा है जी कि 52 आए हैं, और 40 कम है, वो कह रहे हैं जी 20 कम है। अब जितने भी कम हैं वो कम तो है ना, जब सुहेल आफरीदी को वोट पड़ा था तो सारों ने डाला था। अब सुहेल आफरीदी की ये हालत क्यों हुई इसके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन पहले गंडापुर के साथ उनकी एक झड़प हो गई। ये झड़प भी सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। सुहेल आफरीदी ने जो पार्लिमानी पार्टी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जी पार्टी के अंदर के जर्नैल ने पार्टी के बाहर के जर्नैल से वादा किया है। पार्टी के अंदर के जर्नैल ने 27 MPs साथ होने और इमरान खान की हुकूमत गिराने का वादा किया है, लेकिन किसी का बाप भी इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता। सुहेल आफरीदी का पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में पैगाम। अब ये सुहेल आफरीदी साहब ने एक अग्रेसिव पैगाम दिया और इसका जवाब अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहा है, और बात भी यही है, इल्ज़ाम तो गंडापुर पे ही लग रहा है। और सुहेल आफरीदी ने उन्हें नाम लिए बगैर पार्टी के अंदर का जर्नैल कहा, और ये भी कहा कि बाहर वाले जर्नैल को पार्टी के अंदर के जर्नैल यानी गंडापुर ने यह पैगाम दिया है कि 27 बंदे मेरे साथ हैं, हुकूमत गिराएंगे, लेकिन किसी का बाप भी नहीं गिरा सकता। तो इस पे जो है वो गंडापुर साहब ने उनको ताना मारा और कहा कि इसका उसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते। अब ये बात जो है वो सुहेल आफरीदी साहब कहा करते थे DGISPR को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि तुम इसका उसकी क्यों कहते हो, नाम क्यों नहीं लेते। नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, तो अब सुहेल आफरीदी साहब भी नाम नहीं ले रहे थे। तो इस पे गंडापुर साहब ने कहा कि इसका उसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते। PTI पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में अली अमीन गंडापुर का सुहेल आफरीदी से सवाल, अगर कोई इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है तो नाम लिया जाए, सुबह आपसे कंट्रोल नहीं होता और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जबकि गंडापुर ने कहा कि हम इमरान खान के अलावा और किसी को नहीं मानते।
तो अब ये होगा कैसे, यानी अगर सुहेल अफरीदी की हुकूमत गिराई जाएगी तो कैसे होगा? एक तो एक आईनी बहरान खड़ा किया जाएगा, मसला खड़ा किया जाएगा, जो शेर अफजल मरवत ने उसका आगाज कर दिया कि जनाब ये सुहेल अफरीदी अब रह नहीं सकता। तो इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही, अरकान के पास कोई और चॉइस नहीं होगी, और जो नाराज अरकान है वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि सुहेल अफरीदी फंड नहीं देता, सुहेल अफरीदी मुलाकातें नहीं करता, वो कहेंगे जी इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रहा। देखिए ना, उनके पास जो जवाब है वो ये है कि सुहेल अफरीदी ने इमरान खान के लिए किया ही कुछ नहीं। जो सुहेल अफरीदी को मौका मिला कि नौजवानों को इकट्ठा करते, यूथ को इकट्ठा करते, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करते, नौजवानों की एक बड़ी पावर इकट्ठी करते, लाखों नौजवानों को अपने पीछे खड़ा करते, सुहेल अफरीदी वो करने में नाकाम रहे। उन्होंने ना कॉरिडोर्स के अंदर और ईवानों के अंदर ज्यादा तवज्जो दी, उन्होंने तवज्जो दी मुज़ाकरात में, बातचीत में, इन चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा बिलीव किया। वो ग्राउंड के ऊपर कारकुनों को या नौजवानों को मुतहर्रिक करने में नाकाम रहे। अगर सुहेल अफरीदी के पास इस वक्त नौजवानों की एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद होती तो वो बेहतर बार्गेनिंग की पोजीशन में होते, उनके सारे पार्लियामेंटेरियन भी उनके साथ खड़े होने पर मजबूर होते और कोई उनके सामने जबान भी ना खोल सकता। गंडापुर ने दो काम किए थे, एक तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात बना के रखे थे और गंडापुर ने अपने मामला चलाए थे मुज़ाकरात पे भी, उस तरफ भी, लेकिन साथ साथ गंडापुर ने कुछ ना कुछ करके पब्लिक का भी एक मामला बना के रखा हुआ था, एक मोटिवेशन वहां पे भी बरकरार रखने की कोशिश की हुई थी। लेकिन जब बार बार लोगों के साथ धोखा हुआ तो लोग गंडापुर से मुतनफर हो गए। अब सुहेल अफरीदी आ गए, इमरान खान साहब ने कहा जनाब आप जाएं और जाके आप स्ट्रीट मूवमेंट करें। तो स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पे सुहेल अफरीदी साहब ने अभी तक टके की कार्रवाई नहीं की, ये सिर्फ घूमते हैं और जहां जाते हैं इमरान खान का झंडा उठा के या उसकी तस्वीर उठा के लोग निकल आते हैं, लोग इमरान खान से प्यार करते हैं, लेकिन जिसको एक्चुअली स्ट्रीट मूवमेंट कहते हैं उसका सिर्फ ऐलान हुआ है, अमली तौर पे कुछ नहीं हुआ। तो सुहेल अफरीदी साहब ने अपने हाथ और अपने पांव खुद ही काटे हैं। यानी अब सुहेल अफरीदी के ऊपर इल्जाम किस तरह के लगाए जाएंगे? जनाब ये मोहसिन नकवी से मुलाकातों में अंगेज है, इंडोर एहतजाज तक इन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया है, खान की आंख के जाया हो जाने की खबर के ऊपर भी कुछ ना कर सके। तो ये बातें दुरुस्त हैं, अगर लोग एहतजाज करेंगे या नाराज अरकान इसको जवाब बनाएंगे तो सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किल हो जाएगा इन बातों का, इन चीजों का जवाब देना उन अरकान के सवाल उठाने के बाद। अब खबर एक और आई है कि आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान असेंबली का इजलास तलब किया गया। तो सुहेल अफरीदी तो 52, चलो 72 या 52 जितने भी हैं इन बिटवीन ही है ना, वो बंदे तो इकट्ठे कर दिए लेकिन बंदे बीच में मिसिंग है। अब दूसरी तरफ जो आज नाराज अरकान का इजलास होगा, देखते हैं उसमें कितने लोग आते हैं। और यह दावा किया जा रहा है कि आज के दिन में नाराज अरकान ने अपना एक एजेंडा तय किया है कि बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान किया जाए। मैंने आपसे कहा था ना कि यही वो करेंगे, इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि हमें फंड नहीं मिल रहे, हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें वजारत नहीं मिल रही, हमें इख्तियार नहीं मिल रहे, हमें वजीर आला नहीं मिलता। ये बातें लोग नहीं मानेंगे। वो एक ही बात कर सकते हैं कि सुहेल अफरीदी इमरान खान को निकालने में और तहरीक खड़ी करने में नाकाम रहा, और ये बात कुछ हद तक उनकी ठीक भी होगी और उसमें वजन भी होगा। अब जिन लोगों को मिलकर मुकाबला करना था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और उनके जुल्म का, और अवाम को बचाना था उनके अताब से, वो आपस में इक्तदार के लिए दस्तो गिरेबान है। कौन कौन सी चीजें जहां पे उनको लड़ना था? नंबर एक, इमरान खान साहब को उनकी आंख तक जाया होगी, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वहां नहीं लड़ रहे, आपस में लड़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पूरा निजाम जानबदारी दिखा रहा है, वहां आवाज नहीं उठा रहे, वहां नहीं लड़ रहे, आपस में लड़ रहे हैं। कश्मीर की हसास तरीन सूरत हाल है इस वक्त, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। जो इस वक्त ज्वाइंट एक्शन कमेटी है कश्मीर की, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनके और हुकूमत के बीच में जो मामला आते हैं, तो अपोजिशन कहां है? वो उसके ऊपर भी बात नहीं कर रहे। खौफनाक बजट तैयार किया जा रहा है, रोजाना की बुनियाद पे मैं खबरें दे रहा हूं और लोग खबरें दे रहे हैं, IMF की रिपोर्टें आ रही हैं, नेपरा की मैंने आपको एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाई, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पे आ रही हैं, इसके ऊपर हुकूमत नहीं बोल रही। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं, या चले अपोजिशन कह देते हैं, अपोजिशन इस पे काम नहीं कर रही। अपोजिशन की तवज्जो है कि आपस में एक दूसरे का गिरेबान कैसे पकड़ना है। तो बढ़ती हुई दहशतगर्दी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलियर, इसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों की सारी तवज्जो सियासत के ऊपर है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कैसे करना है, कश्मीर का इलेक्शन कैसे करना है, इक्तदार पे कब्जा कैसे रखना है, अगली आईनी तरमीम कैसे करवानी है, अपने इक्तदार को टूल कैसे देना है, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, वो सारे इस काम में लगे हुए हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और इंटेलिजेंस के लगातार फेलियर की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ नहीं कर रहे। बैनुल-अक़वामी हालात जिस नौइयत के हैं, खारजा पॉलिसी में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है।
और जो इस वक्त पाकिस्तान का गरीब आदमी पिस गया, चाहे वो पेट्रोल की कीमत है, चाहे बिजली की कीमत है, चाहे गैस की कीमत है, चाहे लेवी इतनी बड़ी लगा दी इन्होंने कौम के ऊपर कि बेड़ा गर्क कर दिया। और आईएमएफ ने जो 5 साल का इनको पूरा एक बनाकर दे दिया पुलंदा के जनाब, इस तरीके से आपने लेवी लेनी है 5 साल तक। और जिस तरह आपने 4 सालों में कौम की जेब काटी है, आपने एक जेब काटी है कौम की 4 सालों में, अगले 5 सालों में आपने कौम की दोनों जेबें काट लेनी है। यानी जितनी लेवी आपने इकट्ठी की 4 सालों में, उससे दुगनी से ज्यादा अगले 5 सालों में आपने इकट्ठी करके देनी है। ये आईएमएफ ने टारगेट दे दिया। अब इन चीजों पे बजाय इसके कि ये लोग बात करते, ये आपस में लड़ रहे हैं और कौम इनका तमाशा देख रही है। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनकी लीडरशिप का लंडा बाजार लगा हुआ है, मगर अवाम रैलियां निकालती है सिर्फ कैदी नंबर 804 के नाम के ऊपर। लीडरशिप पीटीआई की गायब है, अवाम रैलियों पर रैलियां निकाल रही है, हर जगह पे गाड़ियां, मोटरसाइकिल, मजमे, पंचायतें, जहां पे भी आप देखते हैं वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है। हालांकि जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई जमातें हैं वो कुछ ऐसे विजुअल्स अभी तक नहीं दिखा पाई, वो बाहर से बंदे ले लेकर जा रहे हैं कि किसी तरह बंदे तो इकट्ठे करें, कोई 1-2 जलसे तो हम करके दिखा दें, कोई एक आधी रैली हम करके दिखा दें। तो वो बेचारे उसकी कोशिश कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट के पास अब बदतरीन धांधली करने के अलावा कोई रास्ता गिलगित बल्तिस्तान में नहीं बचा, जबकि अवाम के पास भी अपने बाजुओं के बलबूते पर नताइज हासिल करने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। दोनों के पास यही रास्ता है। मोहसिन नकवी ने मुलाकात भी की है शहबाज शरीफ से जाके। बज़ाहिर तो उन्होंने खबर दी है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है, अमन ओमान की सूरत हाल है, इसके ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन नहीं, एक्चुअली जो हो रहा है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में बंदर बांट कैसे होगी, हुकूमत किसको बनाकर दी जाएगी, और पहले कौन हुकूमत करेगा, और किसके वजीर कितने होंगे, और किस तरह से कोलिशन गिलगित बल्तिस्तान में चलानी है, क्योंकि जरदारी साहब मांग रहे हैं कि हुकूमत वहां पे हमारी होनी चाहिए। अभी इलेक्शन नहीं हुआ, जरदारी में और शहबाज शरीफ में यह तय हो रहा है, और मोहसिन नकवी जो आसिम मुनीर साहब का नुमाइंदा है वो उन तक पैगाम रसानियां कर रहा है कि जनाब वहां पे हुकूमत कैसे बननी है, वुजरा कितने होंगे, किसके होंगे, क्या होगा। आप अंदाजा कर ले कि अभी इलेक्शन वहां पे नहीं हुए और हुकूमत का फैसला पहले से हो रहा है। इस तरह के इलेक्शन तो पाकिस्तान में कभी सुने भी नहीं थे। जो निज़ाम इन्होंने इस वक्त खड़ा कर दिया पाकिस्तान में, हमने कभी माजी में ऐसा सोचा भी नहीं था, ऐसी चीजें देखी भी नहीं थी। सुहेल अफरीदी क्या वाकई फंस गए, उनकी वजारत आला चली जाएगी। इसके ऊपर ना सबसे बड़ा जो शेर अफजल मरवत ने जो केस किया हुआ ना, वो केस इसमें सबसे इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाएगा। वो बिला वजह नहीं किया। वो शहजाद अकबर की खबर है कि चक शहजाद के अंदर एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग के अंदर बाकायदा राणा सनाउल्लाह साहब भी थे, उन्होंने कहा कि गंडापुर भी थे, और शेर अफजल मरवत भी थे, और लोग भी थे। तो ये बातें तय हो गई थी कि अब एक केस किया जाएगा, इस तरीके से सुहेल अफरीदी को उठाकर गंडापुर को लाया जाएगा। और वजह बनाई जा रही है जनाब के इमरान खान को निकालने की कोई कोशिश नहीं हो रही, और दूसरी बात, इमरान खान तक वैसी रसाई नहीं है, तो उनकी राय इसके बारे में क्या होगी वो तो सामने आ ही नहीं सकती। नादरीन, ये सारा कुछ तो चले चलता रहेगा, लेकिन एक बड़ी मजेदार खबर आई है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बड़ा इंजॉय करेंगे इसको। पीएमएलएन के कुछ अकाउंट्स ने नवाज शरीफ का एक रिजल्ट कार्ड जारी कर दिया। मैंने ये बहुत सारे लोगों को इस पर तनकीद करते हुए देखा, मैंने बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स पे पढ़ा, मैंने सभी का आदमी साहब हैं और कुछ और लोग हैं वहाँ मैंने पढ़ा, तो ये रिजल्ट कार्ड ज़रा आप देखें, बड़ा मज़ेदार है। ये नवाज शरीफ का रिजल्ट कार्ड है 1968 का, जब नवाज शरीफ साहब बिल्कुल एक बच्चे होंगे। तो नवाज शरीफ का रिजल्ट कार्ड है, लाहौर इसके ऊपर लिखा हुआ है, रोल नंबर उनका लिखा हुआ है, 1968 लिखा हुआ है। तो बीए का रिजल्ट कार्ड है नवाज शरीफ का, और दावा ये किया जा रहा है कि मियाँ साहब देखें कितने अच्छे नंबरों के साथ पास हो गए थे। इन्होंने 300 से ज़्यादा नंबर लिए थे उस वक्त, ये कोई सेकंड डिवीजन बनती थी, सेकंड हाई डिवीजन, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है कि जिसने ये रिजल्ट कार्ड बनाया ना, उसने नवाज शरीफ की फ़ोटो 2018 वाली लगा दी। आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान ने कहा था एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, बेवकूफ़ हैं, और इन्हें अकल भी नहीं है। अब पता नहीं किसने इनको बनाकर दे दिया और यहाँ पे वायरल होना शुरू हो गया सोशल मीडिया के ऊपर। कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, अकल से पैदल हैं। सोशल मीडिया पे डाल भी दिया, वायरल भी हो गया। और 2018 में जो नवाज शरीफ की फोटो थी, जैसे नवाज शरीफ 2018 में दिखते थे, 1968 के रिजल्ट कार्ड पे वो फोटो लगी हुई है। यानी 1968 का रिजल्ट कार्ड, तो नवाज शरीफ तो बच्चा बलूंगड़ा होना चाहिए, बिल्कुल छोटी उम्र के होना चाहिए, लेकिन ये किसने किया? ये कुछ शरारत लगती है मुझे, किसी ने की है, और नवाज शरीफ को शायद गंदा करने की कोशिश की है। लेकिन अब वहीं से बंदे इतने बेवकूफ़ हैं, अकल ही नहीं है, वो उठा उठा के उसको लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं जनाब ये देखो नवाज शरीफ साहब का रिजल्ट कार्ड, इन नवाज शरीफ साहब के नंबर आए हुए हैं। अजीबोगरीब सूरत हाल है। वैसे कोई अकल मौत है ही नहीं किसी को। ये तो बिल्कुल कैलिबरी फॉन्ट वाला काम हो गया कि जनाब फॉन्ट बाद में बना, हमने उससे पहले तहरीर कर लिया।
तो नवाज शरीफ 2018 में तस्वीर बाद में बनी, हमने जनाब 1968 में पहले से ही लगा दी थी। तब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं था कि कोई अंदाजा कर लेता कि बूढ़ा होकर नवाज शरीफ कैसा लगेगा। बहरहाल मौजें ही मौजें, दोनों तरफ मौजें हैं। जो इसके ऊपर लगा लगा के बातें कर रहे हैं वहां भी मौजें हैं, पीटीआई के लोग भी इसको फैला रहे हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं, वहां भी मौजें हैं, और जो नून लीग वालों ने किया है वहां भी मौजें हैं। तो अक्ल नहीं तो मौजा ही मौजा। नाजरीन अब आ जाएं जरा थोड़ा सा इंटरनेशनल खबरों की तरफ। मेरे पास दो खबरें हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो है एक तारीखी किला, मैंने आपको बताया था पिछले वीलॉग में, जिसके ऊपर कब्जा कर लिया है इसराइल ने, और बेंजामिन नेतन्याहू ने उसे अपनी एक तारीखी कामयाबी करार दिया है, और वो कहते हैं हम ये किला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ पूरी दुनिया हिल गई है कि ये कैसे हो सकता है कि मुल्क के बड़े बड़े इलाकों के ऊपर वो कब्जा करते चले जा रहे हैं। तो इसराइल एग्जैक्टली अपनी एक्सपेंशन कर रहा है, अपने मुल्क को फैला रहा है। जो उनका एक मंसूबा है, वो कहते हैं कि हमारा मैप जो है वो वहां तक जाएगा जहां तक हम अपना हक समझते हैं, और उन्होंने उसका एक मैप जारी भी किया हुआ है। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने यह कहा है कि इसराइली फोर्सेस के हाथों लबनान के तारीखी बेफोर्ट किले पर कब्जे के बाद उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया है, और यह बताया गया कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त की है। अगरचे हम दीगर ममालिक की तरह इसराइल के हक़ के दिफा को तस्लीम करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों के तसलसल और लबनानी सरजमीन में मज़ीद पेशकदमी का जवाब फराहम नहीं कर सकती। अब देखना यह है कि इस पर बाकी ममालिक किस किस्म का रद्द अमल देते हैं। देखें, बरतानिया को अगर यहाँ पे बरतानिया इसराइल के हक़ में वोट करता है, देखें वीटो की पावर तो बरतानिया के पास है, अमेरिका के पास है, फ्रांस के पास है, चाइना के पास है और रशिया के पास है। चाइना और रशिया तो मुझे लगता है कि वो इस कब्जे के खिलाफ वोट देंगे। फ्रांस ने खुद ये बुलाया तो वो भी इस तरफ हो जाएगा। लेकिन अमेरिका के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक खालिसतन कब्जा है। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप क्या राय देते हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप की राय आएगी ना, तो दबाव किस पे पड़ जाएगा, बोर्ड ऑफ पीस के ममालिक के ऊपर, कि जनाब वो तो ज्यादतियों को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आप बोर्ड ऑफ पीस में क्यों बैठे हुए हैं, ये तो मुतनाज़ हो गया, आप निकले इसमें से। तो एक नई सिचुएशन बनेगी। इस सिचुएशन पे हम नज़र भी रखेंगे, बात भी करेंगे। ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया है, और जो तस्नीम उनका न्यूज़ है वहाँ से ये सरकारी खबर आई है कि अगर ट्रंप ने अपने तजावीज़ को तब्दील किया, एग्रीमेंट के अंदर जो ड्राफ्ट था उसमें उन्होंने अपनी तजावीज़ को तब्दील किया, और ये खबर भी आई है कि ट्रंप ने कुछ तजावीज़ को बदल कर ईरान के लिए भिजवाया है कि आप इन चीज़ों को कबूल करें। तो उन्होंने कहा जी फिर ईरान भी रिवीजन करेगा, यानी ईरान भी नज़रसानी कर सकता है अपनी उन तजावीज़ के ऊपर जो अमेरिका भेज रहा है, और उन तजावीज़ के ऊपर जिन पे पहले इत्तफाक हो गया था कि अगर अमेरिका को यह हक है कि वो तजावीज़ के ऊपर रिव्यू कर सकते हैं, उनको चेंज करके दोबारा भिजवा सकते हैं, तो फिर ईरान भी ऐसा कर सकता है।